हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योफो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं ऑब्सेशन का आखिरी पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब वैसे सच बताऊँ तो गाइस, मुझे अपनी स्टोरी पर अब उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या अब मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही, या फिर आप लोगों को कुछ और चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि आप प्लीज़ अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू स्टोरीज़ आ रहे हैं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उन पर लाने की कोशिश करूँगी। मुझे कुछ स्टोरीज़ तो मिली हैं, लेकिन सच बताऊँ मैं टाइम की वजह से नहीं ला पाई। लेकिन अब मेरी ये स्टोरी ख़त्म हो रही है, तो मैं अब उन स्टोरी पे फोकस करना चाहती हूँ जो डिमांडिंग स्टोरी है, मतलब जो स्टोरी मुझे मिली है। तो अब मैं उन्हीं स्टोरी को लाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके थॉट्स, यानी कि जो स्टोरी, जिस तरह की स्टोरी आप चाहते हो उस तरह की स्टोरी लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, मैंने मेंबरशिप में भी एक नई स्टोरी, जिसकी अपडेट मैंने पहले ही आपको दे दी थी, फोर्स्ड इनटू चेंज ले, वो स्टोरी जो एक डार्क वांगशन एफएफ है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड स्टोरी है, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसी स्टोरी ना लिखी है, ना बनाई है, ना आपके साथ शेयर की है, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन तब भी मैंने इस तरह की स्टोरी लाई है। जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनी, मैं उनको स्टोरी का बेस बता देती हूँ। इस स्टोरी में मैंने जो मॉडर्न एरा है और हिस्टोरिकल एरा है, उसके बीच का सीन दिखाया गया है, जिसमें मतलब चीज़ें ना ज़्यादा हिस्टोरिकल है, ना ज़्यादा मॉडर्न है। बीच का एरा, जैसे आप 90s या उसके पहले का एरा कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हमारे विंग को मैडम यू बेच देती है उन लोगों के हाथों जो ओमेगास को एज अ सेल किया करते थे, रिच अल्फास को उनके स्लेव के रूप में। और विंग को भी मैडम यू उन्हीं के हाथों बेच देती है, और वो लोग विंग को, वांगजी को सेल कर देते हैं, जो कि वहाँ का प्रिंस और होने वाला किंग होता है। और इस एरा में हर अल्फ़ा की शान मानी जाती है एक सुंदर, हॉट, अट्रैक्टिव ओमेगा अपने पास रखना। और जो वो ओमेगास खरीद कर लाते थे, वो सिर्फ उनके स्लेव होते थे, जो कि हमेशा उनको सर्व करते थे। जब भी वो उन्हें चाहते थे, उन्हें बस उनके पास जाना होता था, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं होती थी। वो बस एक स्लेव होते थे, इसीलिए उन्हें ओमेगा स्लेव कहते हैं, क्योंकि वो बस अपने मालिक को वर्शिप करने के लिए ही आए हैं। और जो अल्फ़ा जितने ओमेगास रखता है, उसकी शान उतनी ही बढ़ती है। और साथ ही सब कंपटीशन भी करते हैं कि किसका ओमेगा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसी वजह से लोग ज़्यादातर बहुत सुंदर ओमेगास को चुनते हैं। और जब विंग वहाँ पर आया था, तो हर किसी के ज़ुबान पर बस विंग का ही नाम था, सबको विंग ही चाहिए था। लेकिन विंग को वांग जी ने लिया, और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वांग जी वहाँ का प्रिंस था और होने वाला किंग भी। और वांग जी ने विंग को एज अपना स्लेव के रूप में विंग को उन लोगों से ख़रीद लिया। स्टोरी में बहुत कुछ है गाइस, जो कि आपको आगे जाके पता चलेंगी। मैंने बस अभी फर्स्ट पार्ट शेयर किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस स्टोरी को सुने, मुझे बताएं, और फिर मैं उसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। ओके, थोड़ी सी उस स्टोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये जो स्टोरी मैंने अभी बनाई है, वो एक ऐसे एरा को बेस्ड करती है जहाँ पे ओमेगास को सेल किया जाता है। ओमेगास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। कई अल्फास अपने साथ 2 ओमेगा रखते हैं, जिसमें एक तो उनका पार्टनर होता है, पर एक उनकी स्लेव होती है। स्टोरी इसी चीज़ को फॉलो करती है, और आगे जाके इसमें क्या होने वाला है, ये सब बस आपको आगे के पार्ट्स में ही देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप स्टोरी
सुनते हो तो। ओके, तो चलिए हम अपने ऑब्सेशन का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत बातें हो गई, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से लगभग 6 महीने बीत चुके थे। वांग जी अभी सिचान के साथ बैठा था। उसके सामने जो डॉक्टर थे वो स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे वांग जी, तुमने काफ़ी अच्छे से रिकवर किया है। अब तुमने खुद पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। बस तुम ऐसे ही कोशिश करते रहना। बहुत अच्छे वांग जी, जो कि डॉक्टर को देखता है और स्माइल करके कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर। तभी सिचान कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरे भाई की बहुत मदद की है। तभी डॉक्टर कहता है, अरे ये तो हमारा काम ही है, हम थेरेपिस्ट का तो यही काम है ना कि हम अपने पेशेंट्स को अच्छे से संभालें। और वांग जी, मैं जब तुम्हें एनालाइज करता था तब मुझे पता चल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो। तुम्हारे इस तरीके के बर्ताव का सबसे बड़ा कारण था अकेला रहना और प्यार। वांग जी, तुमसे बहुत लोग प्यार करते हैं, बस शायद तुम्हें लगा कि वो तुम पर ध्यान नहीं देते, इसी और तुमसे इसी वजह से प्यार भी नहीं करते। पर ऐसा नहीं है। देखो, तुम्हारे बगल में ही बैठा शख्स तुमसे बहुत प्यार करता है। क्यों सिचन? सिचन जो कि स्माइल करता और कहता है, हाँ वांग जी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी स्माइल करता और कहता है, गगा। तभी सिचन हंसता और कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर, अब हम चलते हैं। वांग जी और सिचन दोनों वहाँ से उठते हैं, डॉक्टर का शुक्रिया करते हुए चले जाते हैं। हाँ, ये वांग जी के थेरेपिस्ट थे। 6 महीने से वांग जी अपने ट्रीटमेंट करवा रहा था अपने थेरेपिस्ट के साथ, और ये थेरेपिस्ट सिचैन ने ही वांग जी को ला कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था उसका भाई अब ठीक हो। जब वो विंग से मिले तो वो पूरी तरह खुद पर काबू पा सके, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि सिचन को पता था वांग जी को थेरेपिस्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे पहले भी थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत थी, पर किसी को कभी पता ही नहीं चला कि वांग जी इस सिचुएशन से जूझ रहा है, और वांग जी को शायद खुद भी एहसास नहीं था कि वो किस सिचुएशन से जूझ रहा है। और जब विंग की खबर उसे मिली तब तो वांग जी पूरा पागल सा ही हो गया था। उसने कई बार खुद को हार्म करने की कोशिश की। वो बहुत रोता भी था कि उसकी वजह से उसका विंग चला गया। इसी वजह से सिचैन ने डिसाइड कर लिया कि फाइनली वो वांग जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, और 6 महीने तक वांग जी का ट्रीटमेंट चला, और अब वांग जी काफ़ी हद तक ठीक है। सिचैन और वांग जी अभी कार में बैठे थे। सिचैन वांग जी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, फाइनली तुम अब ठीक हो। तभी वांग जी सर झुकाते हुए कहता है, हाँ गगा, पर शायद मुझे ये ट्रीटमेंट पहले ही ले लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ले लेता तो शायद आज मेरा विंग। वांग जी ये कहता ही है कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सिचैन जो कि वांग जी के आंसुओं को पोंछते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो वांग जी, सब ठीक होगा। इतना कहकर सिचैन वांग जी को गले से लगाते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आते ही मैडम नैन वांग जी के पास जाती है और कहती है, वांग जी क्या हुआ, सब ठीक है ना, बताओ मुझे। तभी वांग जी कहता है, चिंता मत करिए माँ, सब ठीक है। सिचैन कहता है, हाँ माँ सब ठीक है। अब वांग जी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वांग जी की ये बात सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन दोनों ही खुश हो जाते हैं। मैडम लैन वांग जी को जल्दी अंदर लेकर आती है, उसे काउच पर बैठाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, माफ़ करना पहले तुम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। सच बताओ तो मुझे अब भी बहुत गिल्ट है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, मेरी वजह से तुम इस स्टेज तक पहुँचे कि तुम्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ी। तभी वांग जी कहता है, माँ इसके लिए आप खुद को दोस्त मत दो, आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, मुझे पता है। शायद मैं उस समय इतना समझदार नहीं था कि ये सब समझ ना पाऊँ। तभी मैडम लैन कहती है,
यही तो बात है वांग जी, तुम उस समय समझदार नहीं थे, पर मैं थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था, पर मैं इतना ज़्यादा डूब गई सिचैन को एक अच्छा हायर बनाने में कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। माफ़ करना। तभी वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को कब का माफ़ कर दिया है माँ। अब मैं क्या अपने रूम में जा सकता हूँ? मैं बहुत थक गया हूँ। तभी मैडम लैन कहती है, हाँ क्यों नहीं, जाओ। तभी वांग जी कहता है इतना कहकर वांग जी अब वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाते ही मैडम लैन सिचन से कहती है, वो ठीक है ना? तभी सिचन कहता है, चिंता मत करिए माँ, वो ठीक है, बस थोड़ा उदास है। आपको तो पता है ना, विंग विंग को लेकर वो हमेशा ऐसे ही उदास हो जाता है। वो भले ही उस टाइम जैसे भी था, पर वो सच में विंग से प्यार करता था, और वांग जी अब भी विंग से प्यार करता है। सच बताओ तो वांग जी की एक चीज़ जो अभी तक नहीं बदली वो यही है कि वो विंग से प्यार करता है। उसके दिल में विंग के लिए प्यार अब भी वैसे ही है जैसे पहले था, पर हाँ, अब वो ऑब्सेशन नहीं है, अब वो चीज़ें नहीं हैं। तभी मैडम लैन कहती है, लेकिन जिसके लिए है अब वही शख्स नहीं है। मुझे ध्यान देना चाहिए था। जब वांग जी ने फैसला किया कि वो विंग को लेकर जाएगा, मुझे उसका विरोध करना चाहिए था। अगर वो लेकर भी चला गया तो मुझे विंग से मिलते रहना चाहिए था, उससे बातें करती रहनी चाहिए थी। शायद ऐसा ना होता। तभी सिचन कहता है, माँ खुद को दोष मत दीजिए, आपने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है वो उस समय हालात ही नहीं थे कि कोई कुछ कर पाए, इतना सब कुछ हो गया था। तभी सिचन कहता है, अब ये सब छोड़िए, चलिए आप भी अंदर चलिए, और हाँ मुझे भी कुछ काम है तो मैं कंपनी जा रहा हूँ। तभी मैडम लैन कहती है, कंपनी? तभी सिचन कहता है, हाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं जाता हूँ और उसे ख़त्म कर कर जल्दी ही घर लौट आऊँगा। तभी मैडम लैन कहती है, ठीक है, वैसे लिली का भी 9th मंथ चल रहा है, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा रहना चाहिए इस वक्त, तुम्हें पता है ना उसे अपने अल्फ़ा की ज़रूरत है। तभी सिचन कहता है, हाँ माँ मुझे पता है, और मैं कहीं नहीं जा रहा, ऑफिस ही जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, और हाँ मैं अभी लिली से ही मिलने जा रहा हूँ, ठीक है, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर सिचन अपने रूम में चला जाता है। मैडम लैन बस स्माइल करती है। सिचन अब लिली के पास आता है। लिली जो कि बेड पर लेटी हुई थी, उसकी बेली अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। सिचन आकर लिली के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ठीक हो? तभी लिली कहती है, मैं तो ठीक हूँ। और वो तभी सिचन स्माइल करता है और कहता है, उसकी भी बेली तुम्हारी तरह बहुत बिग हो गई है। तभी लिली कहती है, सच में? तभी सिचन कहता है, हाँ। तभी लिली कहती है, वैसे सिचन मुझे कभी कभी विंग की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। सिचन लिली के पास बैठता और कहता है, क्यों? तभी लिली कहती है, सिचन इस समय एक ओमेगा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ओमेगा बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से जूझ रहा होता है, क्योंकि इस टाइम हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ एक और नन्ही सी जान होती है, और इस टाइम पर हम दोनों को ही हमारे अल्फ़ा यानी कि मुझे मेरे अल्फ़ा और बेबी को उसके फादर की ज़रूरत होती है। जब तुम मेरे पास नहीं रहते तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, मुझे हमेशा तुम्हारी क्रेविंग्स होती रहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मैं तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करती रहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेंट मुझे काम करती है, मुझे आराम पहुँचाती है और बेबी को भी राहत देती है। लेकिन वांग जी वो तो विंग के पास है ही नहीं, तो विंग इस सिचुएशन में कैसे रहता होगा ना? उसे अपने अल्फ़ा का टच, उसकी स्मेल, इन सब की कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती होगी। और तुम्हें पता है ये समय बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है, जब मैं इतना ज़्यादा तड़प जाती हूँ
इतना बेचैन हो जाती हूँ जबकि तुम मेरे पास ही रहते हो, बस कुछ टाइम के लिए ही दूर होते हो। तो विंग तो इतने समय से अपनी प्रेगनेंसी में वांगजी से दूर है। क्या उसे नहीं लगता कि उसका अल्फा उसके पास होना चाहिए? क्या उसे दिक्कत नहीं होती? तभी सिचन कहता है, लिली बस, मुझे पता है तुम क्या कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना, विंग और वांगजी दोनों किस वजह से दूर है, और शायद अभी उन दोनों का मिलना सही नहीं है। मैं चाहता हूँ बस एक बार बेबी हो जाए, फिर मैं वांगजी और विंग को साथ मिला दूँगा, पर अभी नहीं। और वैसे भी विंग ने पहले भी अपने बच्चों को खोया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी डर है कि वांगजी को अगर पता चलेगा कि वो जिंदा है और प्रेग्नेंट है, तो वो कहीं उससे उसका बेबी छीन न ले। तुम्हें पता है ना, वो चीज़ें विंग के लिए एक नाइटमेयर जैसी हैं। तभी लिली कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बस विंग के बारे में सोच रही थी कि इस हालत में वो अपने अल्फा के बिना कैसे रहता होगा। सिचन लिली के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने विंग के पास वांगजी की बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ी है जिसके अंदर वांगजी के सेंट है। और तुम भूल रही हो, विंग के हाथों में हम लेंस का ब्रेसलेट है जो हम लेंस अपने पार्टनर को देते हैं, और वांगजी का भी ब्रेसलेट विंग के हाथ में है जिसमें वांगजी की स्मेल हमेशा रहती है, हमेशा। तभी लिली कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी सिचन, एक अल्फ़ा का उसके ओमेगा के पास होना और उसकी चीज़ों का उसके ओमेगा के पास होना, दोनों में बहुत अंतर है। वो बस उन चीज़ों से अपनी अल्फ़ा की स्मेल को ले सकता है, उसे फील कर सकता है, पर जो फीलिंग अल्फ़ा के साथ रहने में होती है वो उनसे दूर नहीं हो सकती। सिचन कहता है, मैं समझता हूँ, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लिली कहती है, मैं चाहती हूँ जल्द ही सब ठीक हो जाए, क्योंकि सच बताऊँ तो कभी कभी मैं वांगजी के रूम से गुज़रती हूँ या वांगजी को देखती हूँ तो हमेशा उसे दुखी ही देखती हूँ। कई बार वांगजी के रूम के से गुज़रते वक्त मुझे वांगजी रोते हुए दिखा, विंग की तस्वीरों को छूते हुए दिखा। मैं उस समय उसे देखकर एकदम टूट सी जाती हूँ। कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि ये वही शख्स है जो हमेशा मुझसे लड़ा करता था, झगड़ा करता था, ऐसा दिखाता था कि वो कितना मजबूत है, पर आज वही शख्स मुझे सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है। सिचन सिचन जो कि कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो लिली, तुम चिंता मत करो, बस एक बार मेरा नेफ्यू आ जाए तो मैं मेरे भाई को उसका ओमेगा दे दूँगा, मेरे दोस्त को उसका अल्फ़ा दे दूँगा। हाँ मुझे पता है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि अगर सबको पता चला कि विंग ज़िंदा है और उसे मैंने रखा है, तो फिर पता नहीं सब मेरा क्या करेंगे। तभी लिली हंसती और कहती है, पहले तो माँ शायद आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपको बहुत पीटने वाली है, क्योंकि आपको पता है ना वो कितनी ज़्यादा दुखी थी। तभी सिचन कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी लिली कहती है, और मैडम यूँ वो कितनी दुखी रहती है विंग के जाने के बाद। सच बताऊँ तो वो विंग को सच में बिल्कुल अपने बच्चे जैसे प्यार करती है। तभी तो विंग के जाने के इतने महीनों बाद भी वो अभी तक विंग को लेकर इतना ज़्यादा दुखी है कि वो बीमार रहती है। तभी सिचन कहता है, हाँ मैं लास्ट टाइम उन्हें विज़िट करने गया था, वो मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी हम सारी फैमिली से नाराज़ है, क्योंकि वो विंग के मौत का ज़िम्मेदार सिर्फ वांगजी को नहीं हम सबको मानती है। तभी सिचन की ये बात सुनकर लिली कहती है, हाँ ये तो होना ही था ना, क्योंकि उन्होंने विंग जिसे उन्होंने बचपन से पाला था और उससे इतना ज़्यादा प्यार किया था, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा उसे हमें सौंपा था, हमारी फैमिली को सौंपा था विश्वास के साथ। पर जब हम उन्हें उनका बेटा ही नहीं दे पा रहे तो फिर वो हम पर विश्वास क्यों करेगी। सिचन ने कहा, बिल्कुल, चलो अब तुम आराम करो, ठीक है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं जल्दी ही आऊँगा, ठीक है। तभी लिली कहती है, प्लीज़ जल्दी आना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाती। तभी
शेचैन कहता है हाँ हाँ डार्लिंग ज़रूर, अभी मुझे जाने दो, जितना जल्दी जाऊँगा उतना जल्दी काम ख़त्म कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। लिली कहती है हाँ ठीक है। और शेचैन लिली के लिप्स पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। लिली स्माइल करती है। शेचैन के जाने के बाद वांग जी जो कि नीचे आता है, जब वांग जी नीचे आता है तो मैडम लैन वांग जी को देखकर एकदम चौंक जाती है। वो कहती है वांग जी क्या तुम कहीं जा रहे हो? क्योंकि वांग जी ने अपना सूटकेस पैक किया हुआ था और वो जा रहा था। तभी वांग जी कहता है हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि मैं अपने ओल्ड टाउन विज़िट करके आऊँ, हमारे पुराने घर जाऊँ। तभी मैडम लैन कहती है तुम्हारा मतलब है घुसू? तभी वांग जी कहता है हाँ माँ, मैं बस इन थोड़ी समय के लिए सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तभी मिस्टर लैन कहते हैं हाँ वांग जी, वो घर हमारा ही तो है और तुम वहाँ उसमें कभी भी जा सकते हो। तभी मैडम लैन कहती है पर वांग जी तुम इस तरह अचानक से? तभी वांग जी कहता है माँ बस कुछ समय मैं अकेले रहना चाहता हूँ, थोड़ा खुद को और काम करना चाहता हूँ। तभी मैडम लैन कहती है तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती, तुम्हारे लिए कुछ बना देती। तभी वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है माँ, वैसे भी यहाँ से गुसु उतना दूर नहीं है, मैं शाम तक या रात तक तो वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। तभी मैडम लैन कहती है हाँ ठीक है, पर फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है, तुम वहाँ अकेले रहोगे? तभी वांग जी कहता है माँ प्लीज़। तभी मिस्टर लैन कहते हैं अरे उसे जाने दो, देखो उसे मत रोको, ठीक है, उसे जाने दो। वांग जी तुम जाओ, तुम्हारे माँ को मैं संभाल लूँगा। तभी वांग जी कहता है शुक्रिया डैड, माँ आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मैडम लैन कहती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। वांग जी कहता है ठीक है। इतना कहकर वांग जी अपनी माँ को गले से लगाता है, फिर अपने फादर के गले लगता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपनी कार में बैठता है और गुस्सू के लिए निकल जाता है, बिना ये सोचे कि गुस्सू में उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था। इधर दूसरी तरफ गुस्सू के उसी बड़े से कॉटेज यानी पुराने लैन हाउस में एक शख्स अपनी बड़ी सी बेली पर हाथ फिरा रहा था। उसके हाथों में एक शर्ट था जिसे वो बार बार अपने नोज़ के पास ले जाकर इनहेल कर रहा था और अपनी बेली को छूकर कह रहा था तुम्हें अच्छा महसूस हुआ? ये शख्स विंग ही था, हमारा विंग जो भी 7 मंथ प्रेग्नेंट है और अपने अल्फ़ा की सेंट को उसी के शर्ट जो कि उसे शेचैन ने ला कर दी थी उसे इनहेल कर रहा है, क्योंकि वो अभी खुद को काम महसूस करवाना चाहता है और अपने बेबी को भी। अभी विंग को अपने अल्फ़ा की बहुत ही ज़्यादा कमी खल रही है, वो अभी अपने अल्फ़ा को बहुत चाहता है। वही नहीं, उसका बेबी भी अपने फादर को भी चाहता है, उसके टच को फील करना चाहता है, उसकी सेंट को लेना चाहता है। पर अभी विंग और उसका बेबी दोनों ही वांग जी की टच को, उसकी प्रेजेंस को नहीं फील कर सकते, क्योंकि वांग जी यहाँ है ही नहीं और वो आएगा भी नहीं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि दो शख्स दूर उससे मिलने का बस इंतज़ार कर रहे हैं। विंग अपने बेली पर हाथ फिराते हुए कहता है बस कुछ समय और बेबी, जब तुम बाहर आ जाओगे ना फिर हम तुम्हारे फादर से मिलने जाएंगे। मैंने तुम्हारे अंकल से बात की, उन्होंने कहा तुम्हारे डैड अब ठीक हो चुके हैं, बहुत बेहतर हो चुके हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ बस तुम पहले बाहर आ जाओ, फिर हम तुम्हारे फादर से मिलने जाएंगे। वांग जी भले ही तुमने बहुत कुछ किया हो, पर फिर भी अभी अभी मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। अभी मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता।
इतना कहकर विंग जिस काउच पर बैठा था उस पर लीन हो जाता है। तभी कोई आता है और कहता है, सूप पीने का टाइम हो गया, सोइएगा मत। तभी विंग कहता है, शाओ शिनचैन। तभी शाओ शिनचैन कहता है, क्या? मैंने कहा ना सूप पीने का टाइम हो गया है, और वैसे भी मैंने बहुत मेहनत से ही सूप बनाया है, तो जल्दी पीजिए। मेरी नानी ने कहा था कि ओमेगा और ओमेगा के बेबी। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारी नानी ने कहा था ओमेगा और ओमेगा के बेबी के लिए ये सूप बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये उन्हें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स देता है, पोषण देता है, उनकी सेहत अच्छी रखता है, ब्ला ब्ला ब्ला। कितनी बार सुन चुका हूँ शाओ शिनचैन, क्या तुम हर बार ये बताना बंद करोगे? जब भी तुम कुछ लाते हो हमेशा मेरी नानी ने कहा है अल्फा ओमेगा। तुम तुम पे तो अब मुझसे गुस्सा भी नहीं किया जाता। तभी शाओ शिनचैन कहता है, यही इसी बात पर तो मैं खुश हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। विंग कहता है, तुम? तभी शाओ शिनचैन कहता है, बस अब जल्दी से ये पी लीजिए, वरना मैं मास्टर को फ़ोन कर दूंगा। तभी विंग कहता है, हाँ, तुम्हारा मास्टर मुझे कुछ नहीं कह सकता, बोलो मत, वो मेरी बात मानता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है, हाँ 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 पता है, लेकिन आप भी तो उनकी बात मानते हो ना, तो मैं उनको कॉल करके बोलूँ वो आपको बोले सूप पी ले। तभी विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पीता हूँ, दो मुझे। तभी शाओ शिनचैन स्माइल के साथ विंग को वो सूप का बाउल देता है और कहता है, आराम से, गर्म है। तभी विंग कहता है, विंग अब उस सूप को पीता है और कहता है, तुम काफ़ी अच्छा खाना बनाते हो शाओ शिनचैन, तुम कहीं पर कुक क्यों नहीं बन जाते? तभी शाओ शिनचैन कहता है, कुक? काश मैं बन सकता, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं किसी अच्छी कुकिंग क्लास को ज्वाइन करूं या कहीं भी कुकिंग में मास्टर हासिल कर पाऊँ, जिससे मुझे अच्छे कुक की जॉब मिले या कुछ भी। मैं तो बस अपनी नानी के साथ कुछ हर्बल मेडिसिन बनाता था, खाना बनाता था, उसी में मुझे ये सब आया, उसी में मुझे मेडिसिन की भी नॉलेज मिली। और मेरी नानी प्रेग्नेंट ओमेगास को संभालती थी और मैं देखता था, तो मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। बस इन्हीं से मैं अपना थोड़ा बहुत काम चलाता हूँ। अभी मेरी नानी बीमार है और मुझे बस उनका ख्याल रखना है, मुझे बस इतना ही दिमाग में चलता है और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं अभी इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी विंग कहता है, तुम बहुत अच्छे हो शाओ शिनचैन, और हाँ, तुम बहुत अच्छे कुक भी हो, बहुत टैलेंटेड भी हो, तुम्हें मेडिसिन की भी अच्छी नॉलेज है। सच बताओ तो कुछ चीज़ें, कुछ खूबियाँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिन्हें बाहर आना चाहिए, वो कुछ चीज़ों की वजह से दब जाती है। लेकिन सच बताऊं, अच्छी खूबियों को कोई कभी दबा नहीं सकता। किसी के अंदर छुपे टैलेंट को कोई कितना भी चाहे दबा नहीं सकता, वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर आती है। और मुझे पता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी ये नॉलेज, तुम्हारी ये स्किल तुम्हें आगे तक लेकर जाएगी। तभी शाओ शिनचैन खुश होकर कहता है, क्या सच में आपने ये कहा ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, काश आपकी ये बात सच हो। तभी विंग कहता है, ज़रूर, बस एक बार मैं इस पीरियड से बाहर आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग की ये बात सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, सच में? तभी विंग कहता है, हाँ, तुम्हें तो पता ही है, मेरी एक कंपनी है जिसे मैं रन करना चाहता था। हाँ, को बहुत समय हो गए अपनी कंपनी को छोड़े हुए, पर जब मैं वापस जाऊंगा ना, मैं उसे सच में वहाँ तक लेकर जाऊंगा जहाँ तक मैंने सपना देखा है। मैं उसमें तुम्हें एक प्लेस दूंगा, एक ऐसा प्लेस जो कि जिसके तुम लायक हो। तभी शाओ शिनचैन कहता है, कैसा? तभी विंग कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर विंग स्माइल करता है, शाओ शिनचैन भी स्माइल करता है और कहता है, मुझे सरप्राइज़ पसंद है। विंग कहता है, हाँ, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है। शाओ शिनचैन कहता है, आप बहुत अच्छे हो, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे मास्टर मिले, आप मिले। आप भी बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। आपको पता है, आप बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा लगता है मेरे गगा हो, ना कि मेरे मास्टर। तभी विंग कहता है, मैं तुम्हारा गगा ही हूँ, मुझे मास्टर मत बोलो। तभी शाओ शिनचैन कहता है, सच में क्या मैं आपको गगा बोल सकता हूँ? तभी विंग कहता है, हाँ, वैसे भी मुझे तुम्हारे मुँह से मास्टर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मुझे गगा ही बोलो। तभी शाओ शिनचैन कहता है, अच्छा, तो फिर इतने समय से आपने कुछ बोला क्यों नहीं? तभी विंग शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है, हाँ, आप तो ज़्यादा बोलते भी नहीं थे और ज़्यादातर खोए खोए से ही रहते हो। वैसे गगा, क्या आपका अल्फ़ा आपसे बहुत प्यार करता है? क्योंकि आप हर वक्त उनके शर्ट को लेकर बैठे रहते हो। क्या आपको उनकी इतनी याद आती है? और अगर आती है तो आप क्यों नहीं जा रहे? आपको उनके पास जाना चाहिए, या उन्हें आप बुला लीजिए ना। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर विंग, जो कि दूसरी तरफ देखने लगता है, शाओ शिनचैन कहता है, क्या हुआ? क्या आपके अल्फा आपसे नाराज़ है या आप उनसे नाराज़ हो? तभी विंग कहता है, बस मैं अभी उससे मिलना नहीं चाहता। बस एक बार मेरा बेबी हो जाए, फिर मैं उसे देखूँगा, सोचूँगा। तभी शाओ शिनचैन कहता है, मुझे पता तो नहीं है कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, पर हाँ, मुझे इतना पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और अगर आप उनसे नहीं मिले ना तो आप इसी तरह तड़पते रहोगे। तभी विंग कहता है, क्या? तब तभी शाओ शिनचैन कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, प्यार? क्या मैं उससे प्यार करता हूँ? तभी शाओ शिनचैन कहता है, अरे ये कैसी बात है? आपका अल्फ़ा है, आपने उसके बेबी को कैरी किया हुआ है, और आप ये कह रहे हो कि क्या वो आप उससे प्यार करते हो? ये तो साफ साफ दिख रहा है, आप दिन भर बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, उन्हीं के शर्ट को एनी टाइम पकड़े रहते हो। हाँ, इस समय ओमेगास को उनके अल्फ़ा की बहुत ज़रूरत होती है, वो हमेशा अपने अल्फ़ा को अपने पास फील करना चाहते हैं, पर इतना भी नहीं जितना आप करते हो। पता है आपको इतनी ज़्यादा अपने अल्फ़ा की क्रेविंग क्यों होती है? तभी विंग कहता है, क्यों? तभी शाओ शिनचैन मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने अल्फ़ा को चाहते हो अपने पास। आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हो, और इतने लंबे वक्त की दूरी की वजह से आपके अंदर का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि देखना, जब वो आपके पास आएंगे ना तो आप शायद खुद को संभाल ना पाओ। तभी विंग कहता है, पता नहीं, पर मैं चाहता हूँ बस अभी वो मेरे पास ना आए। तभी शाओ शिनचैन कहता है, आप भी ना अपने अल्फ़ा को इतना प्यार कर रहे हो, इतना मिस कर रहे हो, इतना चाहते हो, तब भी कह रहे हो कि वो आपके पास अभी ना आए। आप क्या कर रहे हो गगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी विंग कहता है, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम बस जाओ और मेरे लिए पुडिंग बना कर लाओ, मुझे पुडिंग खाना है। तभी शाओ शिनचैन कहता है, हम ठीक है। तभी विंग, जो कि मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद करके कॉच पर लीन हो जाता है। शाओ शिनचैन विंग के लिए पुडिंग बनाने जा चुका था। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ शिनचैन विंग के पास आता है और कहता है, विंग काका। तभी विंग कहता है, हाँ क्या हुआ? विंग इस समय बालकनी साइड था और बाहर के नज़ारे को देख रहा था। तभी शाओ शिनचैन कहता है, विंग काका, मुझे अभी अपनी नानी के पास जाना होगा, मुझे कॉल आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जल्दी से जाकर उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप करवाता हूँ और फिर आपके पास जल्दी से लौट आऊँगा। तभी विंग कहता है, शाओ शिनचैन, तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी नानी के पास जाओ, उनका चेकअप अच्छे से करवाओ और आराम से आना, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। तभी शाओ शिनचैन कहता है, नहीं, मुझे मास्टर ने कहा था कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं, और वैसे भी यहाँ मेरे अलावा आपके पास है ही कौन? कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रेग्नेंट ओमेगास को अकेले नहीं छोड़ा जाता, मेरी नानी ने कहा था। आप घबराइएगा मत, ठीक है, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, ठीक है, मेरी नानी यहाँ से दूर नहीं रहती है। विंग कहता है, शाओ शिनचैन, तुम ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। तभी शाओ शिनचैन कहता है,
अरे चिंता क्यों ना करूँ, अब तो आप मेरे गगा हो ना, और मैं अपने गगा की चिंता नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। तभी विंग कहता है तुम भी ना, चलो ठीक है जाओ और जल्दी आ जाना। तभी शाओ शिनचैन कहता है इतना कहकर शाओ शिनचैन वहाँ से चला जाता है। शाओ शिनचैन के जाने के बाद विंग जो कि बाहर की तरफ देखता है, बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने ही वाली है। विंग कहता है बहुत समय बाद बारिश होने वाली है। इतना कहकर विंग अपने बल्ले पर अपने हाथों को फेरता है और कहता है काश इस वक्त वांगजी होता, काश वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका हो। शिनचैन ने कहा है कि वो ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हुई उनकी वजह से बस वांगजी कुछ समय और, बस हमारा बेबी हो जाए फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और अगर मुझे लगा कि हाँ तुम अब ठीक हो तो हम एक नई शुरुआत करेंगे अपने बेबी के साथ। इतना सोचकर विंग स्माइल करता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और बारिश शुरू भी हो जाती है। विंग जो कि बालकनी में खड़ा था वो जल्दी ही वहाँ से बाहर आ जाता है। तेज़ हवाएं चलने लगती है, खिड़कियाँ बज रही थी। विंग धीरे धीरे खिड़कियों को बंद कर रहा था क्योंकि उनकी वजह से बहुत आवाज़ हो रही थी जो कि विंग को पसंद नहीं आ रही थी। घर की लाइट भी अचानक से चली गई थी। विंग को इससे और इरिटेशन हो रही थी। वो कहता है शिट, ये भी अभी होना था। एक तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ऊपर से लाइट भी चली गई। इस वक्त तो शाओ शिनचैन भी नहीं है, वो होता तो वही सारी चीज़ें कर देता। विंग ऐसा सोचकर धीरे धीरे कदमों के साथ सारी चीज़ें करता है। वो टॉर्च ढूंढता है और इधर उधर जाकर खिड़कियों को बंद करने लगता है। वो अभी प्रेग्नेंट था, उसकी बेली ज़्यादा फूली हुई थी, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से चल भी नहीं पाता है, उसे चलने में दिक्कत होती है। वो जो टॉर्च के साथ इधर उधर जा ही रहा था कि अचानक से उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जैसे ही उसे डोर ओपन की आवाज़ आती है वो कहता है शाओ शिनचैन तुम आ गए, अच्छा हुआ। देखो ना ये तेज़ हवाएं कितनी चल रही है, जल्दी सारी खिड़कियाँ बंद कर दो प्लीज़। लाइट भी चली गई है, मुझे अंधेरे में डर लगता है, मुझे अंधेरा उतना पसंद नहीं है। प्लीज़ तुम जल्दी से मोमबत्ती ढूंढो और उसे जला दो। जैसे ही विंग ये कहता है वो शख्स जो कि अंदर आया था अपनी ही जगह पर खड़ा रह जाता है, वो हिल ही नहीं रहा था। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो शाओ शिनचैन, जल्दी करो, तुम्हें पता है ना मैं नहीं कर पाता हूँ। शाओ शिनचैन मेरी बात सुन रहे हो ना। तभी आवाज़ आती है गगा। जैसे ही विंग की आवाज़ सुनता है वो अपनी जगह पर ठहर सा जाता है। वो जो कि खुद भी मोमबत्ती ढूंढ रहा था और कहने वाला था कि मुझे मिल नहीं रहा, वो अचानक से पीछे मुड़ता है। जैसे ही विंग पीछे मुड़ता है तेज बिजली चमकती है और उस शख्स का चेहरा झटके से विंग के सामने आता है और गायब। विंग के हाथों से टॉर्च छूट जाता है, लेकिन वो शख्स जो कि उसने भी बिजली की चमक से विंग के चेहरे को देखा था और विंग को देखकर एकदम शॉक। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वांगजी था। वांगजी ने कहा गगा आप 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 क्या 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 ये सच है गगा, ये आप ही हो ना गगा गगा गगा। तभी वही कहता है हो वांगजी तुम यहाँ पर। वांगजी कहता है आप सच में हो गगा, आप हो, आप सच में हो और आपने आपने मुझसे इसका मतलब झूठ कहा गगा। विंग जो कि थोड़ा घबरा गया था क्योंकि वांगजी अचानक से, विंग ने अपने बलि पर हाथ रखा और पीछे जाने लगा और कहा तुम यहाँ कैसे आए। वांगजी जो कि बस अभी ही आया था, तेज बारिश की वजह से वो जल्दी से घर में भागते हुए आया था और
दरवाज़ा खोलकर वो अपने कपड़ों को झाड़ ही रहा था कि विंग की आवाज़ से वो एकदम सुन्न हो जाता है। और अभी विंग को इस तरह सामने देख कर वांग जी एकदम शौक, वांग जी जो कि अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है और कहता है, गगा आप जिंदा हो, आप जिंदा हो गगा। विंग जो कि पीछे जाने लग रहा था और तभी लाइट भी आ जाती है और लाइट आने के साथ ही विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख पा रहे थे। विंग वांग जी को देखकर एकदम शॉक था और वांग जी विंग को, और विंग को इस तरह देखकर तो वांग जी एकदम और भी ज़्यादा शॉक था क्योंकि विंग उसकी पहले, वांग जी कहता है, आपकी आपकी पहले आप प्रेग्नेंट हो गगा। वांग जी जैसे ही ये कहता है, विंग कहता है, नहीं नहीं। वांग जी कहता है, आपने मुझसे झूठ कहा, खुद को छुपाया, इतना बड़ा सच। वांग जी जो कि एकदम शॉक में था, इतनी सारी चीज़ें उसके सामने आ गई। वांग जी विंग की तरफ आगे कदम बढ़ाता है कि अचानक विंग अपने कदमों को पीछे ले जाने लगता है, लेकिन विंग ने नोटिस नहीं किया था कि खिड़की अभी खुली थी, पानी अब भी खिड़की से आ रहा था। अचानक से विंग का पैर फिसला और वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरा, जिससे उसकी बैली ज़मीन से टकराई और अचानक से तेज चीख उसके पूरे रूम में गूंज गई। और वांग जी वो एकदम काँप गया क्योंकि विंग बहुत ज़ोर से चीखा था और वो अचानक से विंग के चीखने की वजह से वांग जी भी ज़ोर से चीखता और कहता है, गागा। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में था क्योंकि वो अभी 7th मंथ प्रेग्नेंट था और अचानक से फिसल के गिरने से उसकी बैली पर चोट आई और वो अब बहुत ही ज़्यादा दर्द में चीख रहा है। वो कहता है, लहनजन लहनजन। तभी वांग जी कहता है, गगा गगा। वांग जी जल्दी विंग के पास आता है, गगा 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 गगा। विंग जिसकी आंखों से आंसू अब लगातार बहने लगे थे, वो कहता है, वांग जी नहीं, वांग जी मेरा बच्चा नहीं नहीं, वांग जी। और विंग जोर जोर से चीखने लगता है। वांग जी कहता है, गगा 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 खुद को संभालिए, गगा गगा। तभी अचानक शव सिंचन भी वहाँ आ जाता है क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। उसने अपनी नानी का भी चेकअप करवा दिया था और अभी उसे जल्दी विंग के पास पहुँचना था, इसलिए वो भागते हुए आया था और भागते हुए उसने आते हुए कहा, गगा मैं आ गया। लेकिन तभी उसने चीख की आवाज़ें सुनी और वो जैसे ही चीखों की आवाज़ सुना वो जल्दी अंदर आया और वो देखा विंग तेजी से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है और उसके सामने एक आदमी बैठा है। तभी शव सिंचन भाग कर आता है, वांग जी को धक्का देता और कहता है, कौन हो तुमने मेरे गगा के साथ क्या किया, गगा गगा। तो विंग जो कि जोर जोर से चीख रहा था, उसने अपने बैली को अपने दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था। शव सिंचन के आते ही वो शव सिंचन को पकड़ कर कहता है, शव सिंचन शव सिंचन पे शव सिंचन शव सिंचन। विंग जोर जोर से चीख रहा था। शव सिंचन विंग को देखता और कहता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अचानक से आपको पेन कैसे स्टार्ट हो गया गगा। तभी वांग जी आता और कहता है, कौन हो तुम, मेरे गगा को छोड़। तभी शव सिंचन कहता है, तुम कौन हो। तभी वांग जी कहता है, मैं इसका अल्फा हूँ। जैसे ही शव सिंचन ये सुनता है, वो कहता है, अल्फा। तभी वांग जी कहता है, हाँ वी वी वी। तभी शशि कहता है, हाँ मैं अल्फा हूँ, इनको जल्दी उठाओ, इनको हॉस्पिटल लेके चलो, इनको पेन स्टार्ट हो चुका है, अगर हमने देरी की तो कोई नहीं बचेगा, प्लीज़ जल्दी चलो। वैसे भी इनकी प्रेगनेंसी बहुत नाजुक थी और ये बस अभी 7th मंथ प्रेग्नेंट है, अचानक से ये सब कैसे हुआ। तभी वांग जी कहते, क्या। तभी शव सिंचन कहता है, ये सब छोड़ो, जल्दी उठाओ, जल्दी इन्हें उठाओ। वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है और शव सिंचन के साथ आता है। वांग जी भरी बारिश में विंग को बाहर तेजी की रफ्तार से लेकर आता है। दोनों विंग को संभालते हुए कार में बैठाते हैं। वांग जी विंग को पकड़कर पीछे बैठता है और धीरे से कहता है, जल्दी चलो। तभी शव सिंचन कहता है, जल्दी चलिए। अब दोनों ही विंग को सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल जो कि लैंस का था, जो कि लैंस ने बनवाया था अपने गांव वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, तो बहुत समय पहले ही लैंस ने यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवाया था जिसमें कई सारे डॉक्टर्स थे जो कि लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे।
और वहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलती थी। तो विंग को वहीं ले जाया गया था। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था, वो लैंज़न को पकड़ा हुआ था और कह रहा था, लैंज़न लैंज़न मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता, लैंज़न उसे कुछ भी हुआ ना तो इस बार मैं सच में मर जाऊँगा, लैंज़न लैंज़न। तभी वांग जी कहते नहीं काका प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, अभी तो आप मुझे मिले हो, आप फिर से मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो, प्लीज़ काका ऐसा मत करिए, काका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए काका। मैं वादा करता हूँ इस बार हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा काका, प्लीज़ 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 ऐसा मत करिए ना, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। वहीं रोते हुए कहते हैं, जी मैं पहले खो चुका हूँ, मैं पहले अपने बच्चों को खो चुका, मैं इसे नहीं खो सकता, मैंने इसका बहुत समय से इंतज़ार किया है, बहुत लंबा इंतज़ार किया है, मैं इसे नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता इसे। भगवान जी कुछ करो, अगर तुमने इस बार मेरे बच्चे को कुछ भी होने दिया तो देख लेना, मैं सच में अपनी जान ले लूँगा, सच में। तभी हम जी कहते हैं नहीं काका कुछ नहीं होगा काका, प्लीज़ 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 मुझ पर बिलीव रखिए काका, मैं इस बार कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ काका, प्लीज़ शांत हो जाइए काका प्लीज़। विंग जो कि बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वांग जी ने उसे थामा हुआ था। वांग जी अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ कर रहा था, पर उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि विंग का भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऐसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जल्दी से डॉक्टर्स की पूरी टीम आती है क्योंकि वांग जी ने पहले ही लैंस हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था। और वांग जी के कॉल करते ही उन्हें पता चला कि इस हॉस्पिटल के जो ओनर है उनका सन आ रहा है अपने ओमेगा को लेकर, इसलिए सारे डॉक्टर की टीम तैयार हो चुकी थी। विंग और वांग जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, विंग को जल्दी ही एडमिट कर लिया जाता है। और जैसे ही विंग को अंदर ले जाया जाता है, वांग जी को बाहर ही रोक दिया जाता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी नर्स कहती है प्लीज़ सर आप यहीं रहिए, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है पर तभी नर्स कहती है प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिए, अभी सिचुएशन बहुत नाजुक है, हमें पहले उन्हें अच्छे से ट्रीट करना होगा। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद वांग जी जो कि वहीं बेंच पर बैठ जाता है, अपने बालों को पकड़ता और कहता है ये क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया, मेरे गगा ठीक है, जिंदा है और मेरे बेबी के साथ है, लेकिन अचानक से उन्हें। तभी शाओ कहता है आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था। तभी वांग जी कहता है मैं आया था, गगा अचानक से गिरे उनके पल्ले में। तभी शाओ कहता है इसका मतलब ये सब गिरने की वजह से हुआ, ये क्या हो गया, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, पहले ही उनकी सिचुएशन इतनी नाजुक है और मैं। तभी वांग जी कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तभी शाओ कहता है वो पहले भी अपने बच्चे खो चुके हैं ना। तभी वांग जी कहता है तुम्हें कैसे पता। तभी शाओ कहता है मुझे क्यों नहीं पता होगा, आखिर जब से वो प्रेग्नेंट है तब से मैं ही तो उनके साथ हूँ, मैं ही उनका ख्याल रखना हूँ, मैं उनके साथ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनके पहले भी बच्चे थे जो उन्होंने खो दिए थे। इस वजह से उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो जब चौथी बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अगर इस बीच थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो दोनों को खतरा हो सकता है। इसी वजह से मैं उनका अच्छे से ख्याल रखता था, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होता था। लेकिन अचानक आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं क्यों गया। तभी ये कहते ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता तो मैं आता ही नहीं, शायद मेरी वजह से गगा के साथ ऐसा हुआ, मैंने पहले भी उन्हें तकलीफ दी और अब भी। तभी शाओ कहते हैं आप चिंता मत करिए, मास्टर आ रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। तभी वांग जी कहता है मास्टर, कौन मास्टर। तभी शाओ कहता है वही जो इनके साथ थे। तभी वांग जी कहते हैं कौन। तभी शाओ कहता है उनका नाम है लैंसी चैन। तभी वांग जी कहता है लैंसी चैन, काका, इसका मतलब काका को पहले से ही। वांग जी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसके गगा को पहले से ही पता था कि विंग जिंदा है, वो ठीक है
और तब भी उसके काका ने उसे एक बार भी नहीं बताया कि विंग जिंदा है। वांग जी जितना ज़्यादा शौक था वो उतना ज़्यादा ही गुस्से में भी था कि उसके गगा ने ऐसे क्यों किया। उसके गगा ने उसे विंग के बारे में क्यों नहीं बताया, उसके बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों क्यों उसके गगा ने इतनी सारी चीज़ें उससे छुपाई। और अब तक वांग जी और शाओ शिनचैन वहाँ पर बैठे थे, तभी एक कदमों की आवाज़ वहाँ पर गूंज पड़ती है। वो कदम धीरे धीरे तेजी के साथ बढ़ रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि शिनचैन था, जो भागते हुए अब तुरंत वहाँ पहुँच चुका था जहाँ पर वांग जी और शाओ शिनचैन थे। शिनचैन जो कि इतना ज़्यादा घबरा गया था जब शाओ शिनचैन ने उसे कॉल कर कर बताया कि विंग अचानक से पेन में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो शिनचैन बहुत डर गया क्योंकि अभी तो 7 मंथ ही चल रहे हैं, अचानक से ये सब कैसे। शिनचैन जब भागते हुए आया तो शाओ शिनचैन ने उसे देखा और कहा मास्टर। शिनचैन तुरंत दौड़कर शाओ शिनचैन के पास आया। वो ये देखा ही नहीं कि वांग जी भी वहीं हैं, और उस वक्त शाओ शिनचैन ने भी उसे वांग जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी शिनचैन शाओ शिनचैन के पास आकर कहता है ये सब कैसे हुआ, कि अचानक से भी उसको लेबर पेन कैसे स्टार्ट हो गया, अभी तो सिर्फ 7 मंथ हुए हैं। तभी शाओ शिनचैन कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है मास्टर, सब सब मेरी गलती है। इतना कहकर शाओ शिनचैन रोने लगता है। तभी शिनचैन कहते हैं शाओ शिनचैन देखो शांत हो जाओ, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या, हुआ क्या। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है सब मेरी गलती है गगा। जैसे ही शिनचैन ये आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे वांग जी था। वांग जी को देखकर शिनचैन एकदम शॉक हो जाते हैं। वांग जी को देखकर शिनचैन पूरा शॉक था। तभी वांग जी कहता है सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मुझे देखकर गगा पीछे जाने लगे और फिसल कर नीचे गिर गए, जिससे उनकी बैली में चोट आई। सब मेरी गलती है एक बार फिर से। इतना कहकर वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा। तभी शिनचैन ने कहा वो वांग जी तुम। तभी वांग जी कहते हैं हाँ गगा मैं। आप बहुत ही ज़्यादा शौक में हो ना कि अचानक से मैं यहाँ। सच बता रहा हूँ गगा, आपसे ज़्यादा शौक मैं हूँ ये जानकर कि मेरा प्यार जिंदा है और वो मेरे बच्चे को कैरी किए हुए है। और इस सब के बारे में मेरे भाई यानी आपको सब पता था, लेकिन आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया, एक बार भी नहीं सोचा कि आपको मुझे बताना चाहिए। आपने मुझे देखा विंग के लिए तड़पते हुए, लेकिन तब भी गगा आप। तभी शिनचैन कहता है वांग जी मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मुझे बस विंग के बारे में जानना है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और नर्स बाहर चली आती है। जैसे ही नर्स बाहर आती है तीनों भागकर उसके पास जाते हैं। वांग जी कहता है मेरा मेरा विंग कैसा है। तभी शिनचैन कहते हैं वो कैसा है, वो और बेबी ठीक तो है। तभी नर्स बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। वो कहती है देखिए उनकी बहुत बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो रही है, उनकी प्री डिलीवरी की वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। उनकी डिलीवरी में पहले से ही बहुत से कॉम्प्लिकेशंस थे और उनका काफ़ी ब्लड भी लॉस हुआ है, जिस वजह से हम शायद ही बच्चे या उनमें से किसी एक को बचा पाए, या फिर उन दोनों के ही बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं चाहती हूँ आप जो भी उनके गार्जियन हैं फॉर्म पर साइन कर दीजिए। तभी वांग जी और शिनचैन दोनों शॉक में कहते हैं क्या। तभी नर्स कहती है हाँ हम चाहते हैं कि आप साइन कर दीजिए कि हम उनका ऑपरेशन आपकी मर्ज़ी से कर रहे हैं। उनके ऑपरेशन में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। तभी वांग जी कहता नहीं नहीं मेरे काका को कुछ नहीं हो सकता, वी उसे कुछ नहीं हो सकता, तो उसे बचा लीजिए प्लीज़ प्लीज़। तभी नर्स कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, देखिए प्लीज़ आप जल्दी से फॉर्म पर साइन कीजिए, क्योंकि बिना आपके साइन के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तभी
वांग जी कहते हैं नहीं नहीं। तभी सिचेन कहता है नहीं, विंग को कुछ नहीं हो सकता। वांग जी वांग जी खुद को संभालो, खुद को संभालो। तभी वांग जी कहते नहीं, मैं ऐसे उसे नहीं खो सकता, नहीं खो सकता, एक बार फिर से नहीं नहीं काका प्लीज़ कुछ करिए, कुछ करिए काका। तभी सिचेन कहता है उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। नर्स आप फॉर्म दीजिए हमें। वो नर्स जल्दी से सिचेन को फॉर्म ला कर देती है। सिचेन कहते हैं वांग जी विंग के असली गार्जियन तुम हो, इस पर साइन करो। तभी वांग जी कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं खो सकता। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी अगर तुमने नहीं किया ना तो शायद तुम दोनों को गवा दोगे, शायद तुम जिसे बचा भी रहे हो ना उसे भी। तभी वांग जी कहता नहीं काका। तभी सिचेन कहता है करो, साइन करो वांग जी, साइन करो। वांग जी जो कि बहुत रो रहा था, लेकिन सिचेन के फोर्स करने पर उसने आखिरकार साइन कर दिया। और जब उसने साइन किया तो जैसे उसकी बॉडी में कोई जान ही नहीं बची हो, वैसे वो ज़मीन पर गिर पड़ा अपने घुटनों के बल। सिचेन ने उसे संभाला और कहा वांग जी खुद को संभालो, खुद को संभालो। मुझे यकीन है कि विंग ठीक होगा, विंग उसको कुछ नहीं होगा। तभी वांग जी कहता है नहीं मैं उनके बगैर नहीं रह सकता काका, अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा काका काका काका। मैं उन्हें पाकर फिर से नहीं खो सकता, फिर से नहीं खो सकता। वांग जी रो ही रहा था। तभी नर्स दोबारा आती है। नर्स को दोबारा देखकर वांग जी और सिचेन तुरंत उसके पास जाते हैं। सिचेन कहते हैं क्या हुआ नर्स। तभी नर्स कहती है उनके अल्फ़ा, आप उनके अल्फ़ा है ना, वो वांग जी की तरफ देखकर कहती है। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं ही हूँ। तभी नर्स कहती है देखिए उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, इस वक्त अगर आप अपने फेरोमोन से उन्हें काम करने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें हमें मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप ऑपरेशन रूम में हमारे साथ आए। तभी वांग जी कहते हैं कि क्या। तभी नर्स कहती है प्लीज़ जल्दी करिए। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी सिचेन कहता है वांग जी देखो तुम्हें मौका मिला है, तुम जाओ और जितना हो सके उतना कोशिश करना कि तुम विंग को शांत रखो, उसे काम फील करवा सको अपने फेरोमोन से, ठीक है वांग जी, मेरी बात सुन रहे हो ना। तभी वांग जी कहते हैं काका काका मैं। तभी सिचेन कहता है देखो वांग जी मुझे पता है तुम विंग से बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे करता है। तभी ये सुनकर वांग जी सिचेन की तरफ देखता है और कहता है क्या। तभी सिचेन कहता है हाँ तुम्हें पता है विंग कितने वक्त से मेरे पास है और मैंने उसे जब भी देखा है ना तो वो हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। मुझसे वो सबसे पहले जो सवाल पूछता था वो सवाल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही होता था। इससे मैं समझ गया कि उससे तुमसे प्यार है, लेकिन तुम दोनों के बीच जो चीज़ें हुई उसकी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। लेकिन हाँ तुम विंग से प्यार करते हो और विंग भी तुमसे ही प्यार करता है। बस पास्ट की चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि जो तुमने किया वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता और ये तुम भी जानते हो। तभी वांग जी अपने आंसू भरी आंखों के साथ कहता है आपने बिल्कुल सही कहा काका, मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैंने काका को बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। तभी सिचेन कहते हैं अब गलती सुधारने का वक्त आया है वांग जी, जाओ जाओ पूरी कोशिश करो, अपने ओमेगा और अपने बच्चे को बचाओ, अब दोनों की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में ही है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा कोशिश तुम्हें करनी है, समझे विंगो। तुम्हें अब वो देना है जिसके लिए वो तड़प रहा था, उसे एक अच्छी ज़िंदगी उसके बेबी के साथ। जाओ जाओ वांग जी जो कि अपने काका को देखता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और वो फिर अंदर चला जाता है। अंदर वांग जी को सर्जिकल ड्रेस पहनाई जाती है और उसे विंग के पास लेकर आया जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अचानक से विंग को ऐसे देखकर वांग जी की आंखों से आंसू और ज़्यादा बहने लगते हैं। वांग जी तुरंत जाता और कहते काका वी वी वांग जी को वहाँ देखते ही विंग कहता है वाह वांग जी। तभी डॉक्टर कहते हैं आप इनके अल्फा हैं, इनका हाथ पकड़ लीजिए, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करिए, इन्हें काम करिए। तभी वांग जी कहता है वांग जी ऐसा ही करता है। वो विंग के हाथों को टाइटली होल्ड करता है और अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है।
तभी डॉक्टर कहते हैं पूरी कोशिश करिए कि आप उन्हें शांत करवा सके, उन्हें कहिए कि सब ठीक है। तभी वांगजी कहता है गगा वी माय ओमेगा सब ठीक है, चिंता मत करो, हमारा बेबी जल्दी हमारे पास होगा। तभी विंग कहता है वो होगा ना, वो सच में होगा ना, तुम इस बार उसे मुझसे छीन तो नहीं लोगे ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ 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 वांगजी। तभी वांगजी कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो हमारा बेबी है, हमारा बेबी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा और मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूँगा। आप चिंता मत करिए, वो जल्दी होगा, वो जल्दी हमारे पास होगा, वो जल्दी आपके भावों में होगा। बस काम रहिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जो चाहते हैं वही होगा गगा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस, आपके अल्फा का आपसे प्रॉमिस है कि वो आपको और हमारे बेबी दोनों में से किसी को भी कभी हर्ट नहीं होने देगा और हमारा बेबी, उसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। विंग जो कि रोते हुए कहता है मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे खो नहीं सकता वांगजी। तभी वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो विंग के आंसू को पोंछ रहा था, उसके कानों को सहला रहा था, अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था और उसे शांत करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बहुत ही देर की जद्दोजहद के बाद फाइनली एक आवाज़ पूरे ऑपरेशन रूम में गूंजने लगती है और वो आवाज़ थी वांगजी के बच्चे के रोने की। उसके आते के साथ ही विंग अपनी कमज़ोर निगाहों से एक नज़र अपने बच्चे को देखता है जो कि डॉक्टर के हाथों में था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो उसी टाइम अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही विंग की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका शरीर बेजान होकर गिर जाता है, वांगजी डर जाता है, वो पैनिक करने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं काका काका, ये आपको क्या हो गया काका काका काका। तभी नर्स आकर विंग को चेक करती है और वांगजी को कहती है चिंता मत करिए, वो ठीक है, बस हाँ इन सब प्रोसेस की वजह से वो इतना ज़्यादा थक गए हैं कि वो बेहोश हो गए हैं। आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही इन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और इन्हें होश भी आ जाएगा, चिंता मत करिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपने फेरोमोन से और अपनी बातों से अपने ओमेगा को इतना शांत करवा दिया कि डिलीवरी अच्छे से हो गई और इनकी भी जान बच गई। वरना सच में ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इनका ब्लड भी बहुत लॉस हुआ है जिस वजह से इन्हें कई सारी चीज़ें करने में बहुत दिक्कत होगी। ये बच गए वही बड़ी बात है, लेकिन बहुत कमज़ोर है, आपको इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। तभी वांगजी कहता है मैं सब करूँगा डॉक्टर, मुझसे जो हो जाए हो सकेगा मैं वो सब करूँगा। इतना कहकर वो विंग को देखने लगता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है अब मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं होने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी नर्स वांगजी के बेबी को उसके पास लाती है और कहती है आप अपने बेबी को नहीं देखेंगे। तभी वांगजी पीछे मुड़ता है और देखता है नर्स के हाथों में उसका अभी जन्मा न्यूबॉर्न बेबी है। नर्स कहती है ये गर्ल है। तभी वांगजी कहता है गर्ल। तभी नर्स कहती है हाँ, और ओमेगा भी लीजिए। वांगजी अपने बेबी को अपने हाथों में लेता है और जैसे ही वो अपने बेबी को अपने हाथों में लेता है, पता नहीं उसको क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। नर्स कहती है संभल कर, बच्चा भी बहुत नाजुक है। वांगजी कहता है वांगजी अपने बेबी को लेता है और जो फीलिंग उसे अभी हो रही थी ना, वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाता। वांगजी कहता है कितना बेवकूफ़ था मैं, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था जो इतनी अच्छी फीलिंग को इस तरह अपने हाथों से कुचलता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए काका, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वो विंग की तरफ देखता है। अब यहाँ से हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग को अब दूसरे वार्ड में ले जाया जा रहा था। शिचन जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, तभी वांगजी आता है जिसके हाथों में बेबी था। वांगजी और बेबी को देखकर शिचन जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है वांगजी जो कि शिचन की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है काका देखिए ये मेरा बेबी है, ये मेरी बेबी गर्ल है, ये मेरी प्रिंसेस है। देखिए ना ये बिल्कुल विंग की तरह है, बिल्कुल उनकी तरह। देखिए ना इसके होठों के नीचे भी तिल है, देखिए कितना
प्यारी है ना, देखिए ना, देखिए। तभी सिचन स्माइल के साथ आते हैं और अपनी नेफ्यू को देखती है और कहते हैं, सच में बिल्कुल विंग जैसी, पर आंखें तुम पर गई हैं। जैसे ही सिचन ये कहते हैं, वांग जी अपनी बेबी गर्ल को देखता है और स्माइल करता है और कहता है, काका काका मैं बहुत खुश हूँ काका। काका मैं कितना कितना पागल था, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था ना, जो जो मैंने अपने बच्चों को। तभी सिचन वांग जी को गले से लगाते और कहते, बस उन चीज़ों को भूल जाओ, उन्हें याद मत करो। जो खुशी अभी आई है उसे महसूस करो, ठीक है। और अभी तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, मजबूत रहना है, क्योंकि अब तुम पर दो जिम्मेदारियाँ आ चुकी है, एक विंग की और एक इस नन्ही सी जान की। वांग जी जगी रोते हुए कहते हैं, हाँ गगा हाँ। तभी शव सिंचन आता कहता है, अरे मुझे भी तो देखने दो ना, मैंने भी इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, मुझे मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तभी सिचन कहते हैं, अरे हाँ हाँ ठीक है वांग जी, देखो इसने तुम्हारे ओमेगा को बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और इसने बेबी का भी बहुत इंतज़ार किया है, इसे भी बेबी दिखाओ। तभी वांग जी कहता है तभी शव सिंचन आगे आता और कहता है, ओह वाह ये तो बिल्कुल गगा जैसे दिख रहे हैं, कितने कितने क्यूट है। ओह क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, क्यों नहीं, आखिर तुम्हारा भी इस पर हक है। तभी शव सिंचन कहता है कि क्या मेरा। तभी वांग जी कहता है, जब ये इस दुनिया में आई नहीं थी तब से इसका ख्याल तुम ही तो रख रही हो, इसका और इसकी मदर का, तुम्हारा भी इस पर हक है, लो। तभी शव सिंचन इमोशनल हो जाता है, फिर बेबी को अपने हाथों में लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है प्रिंसेस। इतना कहकर वो हंसता है। वांग जी कहता है, ये सिर्फ मेरी प्रिंसेस है। तभी शव सिंचन कहता है, हाउ रूड। वांग जी और शव सिंचन की बातें सुनकर सिंचन हंसने लग जाते हैं। तभी उनके पास नर्स आती है और कहती है, हमने उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, मुबारक हो आपको मिस्टर वांग जी, आपका बेबी भले ही जल्दी पैदा हुआ पर वो ठीक है और यही बहुत बड़ी बात है, वरना जो बेबी जल्दी पैदा होते हैं वो कई बार इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि हम उन्हें बचा तक नहीं पाते, उनको आइसोलेट करने के बाद भी वो इतने ज़्यादा वीक रहते हैं कि उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपका बेबी काफ़ी हेल्दी है, लगता है इनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है। तभी शव सिंचन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने हमेशा गगा को सारी हर्बल चीज़ें पिलाई हैं, हर्बल चीज़ें बना कर दी हैं, उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जो उनके और बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक थी। ये सब मेरी नानी की वजह से हुआ है। जब मैंने बताया था कि उनकी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तब उन्होंने मुझे बहुत सारी हर्बल चीज़ें दी थी जो कि मैंने गगा को दी, शायद इसी वजह से। तभी शव सिंचन की बातें सुनकर सिंचन कहता है, हाँ इसमें तुम्हारा और तुम्हारी नानी का बहुत बड़ा हाथ है। वांग जी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शव सिंचन कहता है, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरा तो ये फ़र्ज़ था। और इतना कहकर वो हंसता है। अब हमें यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। धीरे धीरे विंग ने अपनी आंखें खोली। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलकर जब सीलिंग की तरफ देखा, उसे होश आया और उसने सबसे पहले कहा, बेबी बेबी मेरा बेबी। तभी वांग जी कहता है, वो यही है गगा। विंग ने धीरे से अपना फेस दूसरी तरफ किया तो वांग जी उसके पास ही था, जिसके हाथों में बेबी था। वांग जी कितनी देर से विंग के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो विंग को उसके बेबी से मिला सके। विंग ने जब वांग जी के हाथों में अपने बेबी को देखा तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो धीरे धीरे अपना हाथ अपने बेबी की तरफ बढ़ाने लगा। वांग जी ने स्माइल किया और बेबी को विंग के हाथों के पास ले जाया, जिससे विंग ने अपने उस कमज़ोर हाथों से अपने बेबी को छुआ और विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। कितना कितना ज़्यादा कुछ झेला है उसने अपने बच्चे को अपने पास
महसूस करने के लिए। और फाइनली विंग का बच्चा, फाइनली इस बार विंग का बच्चा उसके पास है। वो सच में है। वांग जी ने विंग को देखा और कहा, ये बिल्कुल आपकी तरह है गगा। देखिए, इतना कहकर वांग जी ने बच्चे को विंग के पास ही लेटा दिया। विंग ने अपने बच्चे को देखा, सच में उसका बच्चा उसकी तरह दिख रहा था। उसके लिप्स के नीचे वो मोड़। विंग ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, मेरा बेबी। तभी वांग जी कहता है, हमारी प्यारी प्रिंसेस ये गर्ल है। तभी विंग हंसता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस। तभी वांग जी कहता है, आई एम सॉरी काका, मेरी वजह से आपने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया। ये खुशी जो आप बहुत पहले महसूस कर सकते थे, मेरी वजह से आपने सब गवा दिया। मुझे माफ़ कर दो। विंग ने वांग जी को देखा। उस समय विंग ने कुछ नहीं कहा। तभी रूम में सिचैन आता है। सिचैन विंग को होश में देखता और कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग बस हाँ में अपना सिर हिलाता है। सिचैन कहता है, थैंक गॉड। वांग जी, मैंने माँ पापा और जान फैमिली सबको विंग के बारे में बता दिया और उन्हें यहाँ बुला लिया। तभी वांग जी ने कहा, क्या? तभी सिचैन ने कहा, हाँ, तुम्हें सारी बातें बता चुका हूँ ना कि मैंने विंग को यहाँ किस लिए रखा। जब विंग बेहोश था तभी सिचैन ने वांग जी को सब बता दिया कि वांग जी के उस ऑब्सेशन की वजह से, उस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से सिचैन को वो कदम लेना पड़ा। अगर वो कदम ना लेता तो शायद वांग जी अभी ऐसा ना रहता और शायद वो पहले की तरह ही वो सब विंग के साथ फिर से कर देता और इस बार विंग अपने बच्चे को नहीं खो सकता था। उसकी बॉडी पहले ही बहुत कमज़ोर हो गई थी और वो सच में वांग जी के साथ सिर्फ डर से रह रहा था, प्यार से नहीं। सिचैन ने वांग जी को बहुत समझाया, बहुत कुछ बताया और तब वांग जी ने सिचैन की बातें समझी और कहा, आपने जो किया सही किया गगा, मैं इस लायक ही था। वांग जी ने उस टाइम सिचैन को गले से लगा और कहा, गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। तभी सिचैन ने कहा था, बीती बातों को याद नहीं करते, अब खुशियाँ आई हैं तो इसे सेलिब्रेट करते हैं। मैं जल्दी ही अब माँ बाबा और जान फैमिली को भी सब बता दूँगा। वांग जी ने बस उस समय हाँ में अपना सिर हिलाया था। तभी वांग जी ने कहा, माँ बाबा। तभी सिचैन ने कहा, मैंने उन सबको बुला लिया है, पहले मैं उन सब से बात करूँगा। तभी विंग के पास सब आएंगे। विंग जो कि वरीड के साथ सिचैन को देख रहा था, सिचैन समझ जाता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो विंग, मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस आराम करो, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो ना। विंग जो कि हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। तभी वांग जी को देखते हुए सिचैन कहता है, वांग जी चलो अभी हम बाहर चलते हैं, नर्स आ रही है, वो विंग की हेल्प करेगी बेबी को फीड करवाने में। तभी जब वांग जी ये सुनता है तो वो कहता है, क्यों? नर्स क्यों आएगी? मैं हूँ ना, मैं गागा के साथ रहूँगा, अपने ओमेगा के साथ रहूँगा, उसकी हेल्प करूँगा। मेरे होते हुए नर्स को ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। गगा आप बाहर जाइए। तभी वांग जी की ये बात सुनकर सिचैन कहता है, सच में? तभी वांग जी कहता है, सिचैन अब स्माइल के साथ बाहर चले जाते हैं। वांग जी अब कहता है, गगा चलिए उठिए। विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी कहता है, घबराइए मत, चलिए। विंग अब वांग जी के सहारे से थोड़ा उठकर बैठता है, वो भी बहुत कमज़ोर था। तभी वांग जी बेबी को विंग के पास लाता और कहता है, इसे फीड करवाइए। तभी विंग जो कि बेबी को फीड करवाता है और विंग को सच में बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी विंग को देखता है और सीधा उसे गले से लगा लेता है। विंग अपने बेबी को फीड करवा रहा था और वांग जी ने दोनों को टाइटली हग कर लिया। वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका और बेबी का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मैं वैसा नहीं रहा, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिएगा गगा, प्लीज़ प्लीज़। मैं जानता हूँ मैं आपकी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ,
प्लीज़ मुझे खुद से और मेरी प्रिंसेस से दूर मत करिएगा प्लीज़। वांग जी ऐसा कहते हुए विंग को और बेबी को हक करे बस रोता रहता है। विंग की आंखों से भी आंसू निकलते हैं पर वो उस समय कुछ नहीं कहता। इधर दूसरी तरफ सीचेन ने जब सबको बता दिया था तो सब पूरे जान फैमिली और लैन फैमिली दोनों के बीच का मचा हुआ था। जान फैमिली ने जब ये सुना वो तुरंत ही निकल गई गाड़ी में। सब कह रहे थे क्या सच में विंग जिंदा है। जानचन कहता है अगर ऐसा सच है तो सीचेन ने क्यों छुपाया, हमारे विंग को क्यों छुपाया। तभी मैडम भी कहती है मुझे बस मेरे विंग से मिलना है, बस मिलना है बस। इधर दूसरी तरफ मिसेस लैन क्या क्या विंग सच में जिंदा है, सच में भगवान कर ये सच हो। तभी मिस्टर लैन कहते हैं लैंस कभी झूठ नहीं बोलते, अगर सीचेन ने कहा है तो ये सच ही होगा। ऐसे ही सब शाम को ही पहुंच जाते हैं। दरअसल सीचेन ने सबको मॉर्निंग में खबर दी थी क्योंकि विंग के उस एक्सीडेंट के बाद लगभग सुबह हो ही चुकी थी और सीचेन ने सबको सुबह सुबह ये खबर दी। और जैसे ही सबको ये खबर मिली तब सब निकल पड़े और शाम तक सब पहुंच गए लैन फैमिली के उस ओल्ड हाउस में क्योंकि सीचेन ने सबको कहा था कि वो सब पहले वहीं आए। जब सब वहीं आए तो सीचेन वहीं पर था। सीचेन को देखकर सारे उसकी तरफ भागे। पहले ही जब बाहर लैन फैमिली और जियान फैमिली टकराई तो जियान फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी लैन फैमिली को देखकर। लैन फैमिली ने उन्हें देखकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपना सर झुकाया क्योंकि उन्हें पता था गलती उन्हीं की है। वो बस आगे बढ़े। सीचेन अंदर था, उन्हीं सबका इंतज़ार कर रहा था। सीचेन को देखते ही मैडम यू आगे बढ़ियो। कहाँ है मेरा विंग, कहाँ है वो, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वो ठीक है, क्या वो जिंदा है। तभी सीचेन कहता है मैं आपको सब बताऊंगा लेकिन प्लीज़ आप सब मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। तभी जानचन कहता है मुझे पहले ये बताओ मेरा भाई कहाँ है। तभी सीचेन कहता है प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। यान ली, जान चैंग, मैडम यू, जान फेमिया, मिस्टर लैन, मिसेस लैन सब वहाँ थे। लिली अभी वहाँ नहीं थी क्योंकि वो अभी अपनी मॉम के पास थी। सीचेन सबको अब धीरे धीरे सारी बातें बताना स्टार्ट कर देते हैं। सारी बातें सुनने के बाद जानचन कहता है पर तुम्हें हमसे विंग को छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। तभी सीचेन कहता है नहीं, अगर ये को भी पता चलता तो शायद वांग जी को खबर मिल जाती और अगर वांग जी को पता चल जाता तो वो ठीक नहीं हो पाता। आपको पता ही है विंग को लेकर उसका ऑब्सेशन कितना ज़्यादा था। लेकिन अब सब ठीक है, वो भी ठीक है, विंग भी ठीक है और विंग का बेबी भी। मैडम यू जिसकी आंखों में आंसू थे वो कह रही थी मेरे विंग ने, मेरे बच्चे ने एक बेबी को जन्म दिया है, मुझे बस मेरे विंग से मिलना है, बस मेरे विंग से मिलना है। वो ठीक तो है ना। तभी सीचेन कहता है हाँ ठीक है पर बहुत कमज़ोर है। पहले 3 बच्चे खो जाने के बाद उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई थी और जब इस बार वो बच्चे को जन्म देने वाला था तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा क्योंकि उसकी डिलीवरी अचानक से ही हुई। तभी मैडम भी कहती क्या मतलब है तुम्हारा। तभी सीचेन उसे बताता है कि कैसे विंग के गिरने की वजह से उसके बेली में दर्द हुआ और उसे हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया, सारी चीज़ें। मैडम ये तो ये सुनकर काँप जाती है, कहती नहीं मेरा बच्चा वो पता नहीं कैसा है, जल्दी हमें वहाँ ले चलो। तभी यानी कहती है हाँ मुझे मेरे भाई के पास जाना है जल्दी सीचेन। तभी मैडम लैन भी कहती है हाँ मुझे भी मेरे विंग और मेरी पोती से मिलना है। मैडम उनको देखकर जो कि बस गुस्से में घूरती है और कुछ नहीं कहती। मैडम लैन जब मैडम यू को देखती है तो कहती है मैं जानती हूँ यू तुम मुझसे गुस्सा हो पर देखो अब सब ठीक है, विंग जो कि आगे बढ़ चुका। तभी मैडम यू कहती मैं विंग को अपने साथ ले जाऊँगी। तभी मैडम यू की बात सुनकर सारे अपनी ही जगह पर स्टॉप हो जाते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानती हूँ मैंने कहा था कि ये लास्ट पार्ट होगा पर मैं क्या करूँ, ये स्टोरी अभी बहुत बाकी है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो फाइनली इसका फाइनल एंड लास्ट पार्ट होगा। ओके तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।